हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी एंड वेलकम टू ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर। तो आज फिर हम लोग देखने वाले हैं लेबर लॉस के एमसीक्यू। इस वीडियो में भी हम लोग 5 एमसीक्यू देखेंगे, 5 हाई लेवल के एग्जाम लेवल के एमसीक्यू देखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है, अटैम्प्ट लेना है और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, every factory has to provide adequate and suitable washing facility separately for the use of male and female workers under the section what पूछ रहा है आपसे, सेक्शन पूछ रहा है of Factories Act 1948, which section of the act is being talked about। यहाँ पे किस सेक्शन की बात हो रही है, मतलब किस सेक्शन के अंदर सुटेबल फैसिलिटी देने की बात कर रही है, वॉशिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 42। सेक्शन 42 बात करता है मेल और फीमेल के लिए सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी की, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए सेक्शन 41 क्या करता है, सेक्शन 41 बात करता है पावर टू मेक रूल्स, जिसके पास पावर हो रूल बनाने का एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। सेक्शन 43 बात करता है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ, कपड़े स्टोर रखने के लिए और सुखाने के लिए जो फैसिलिटी है वो सेक्शन 43 में मेंशन है। सेक्शन 44 क्या करता है, सेक्शन 44 बात करता है प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी की, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी। अब कई फैक्ट्रीज होती है या कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पे वर्कर को खड़े होकर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हॉजरी वगैरह में वर्कर को मशीन के सामने खड़े होकर काम करना पड़ता है 24 घंटे या जितनी देर भी वो काम करते हैं। तो उस तरह के इस्टेब्लिशमेंट में, उस तरह के वर्क कल्चर में सेक्शन 44 कहता है कि वहाँ पे वर्कर्स के बैठने के लिए सुटेबल सिटिंग अरेंजमेंट भी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीबडी हु कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस शैल बी पनिश्ड विद मिनिमम डैश विच मे एक्सटेंड अप टू डैश ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है अगर कोई भी पर्सन अंडर दी प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो एक्ट है उसके एक्ट के उस एक्ट के अंडर अगर कोई पर्सन क्या करता है, इस प्रोविज़न को कंट्रावेन करता है, मतलब जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऑक्यूपेशन में बच्चों का काम करना बैन है, ठीक है, मतलब कुछ में ही काम कर सकते, इसके अलावा सब में बैन है अब तो। और ये जो सेक्शन 3 के अंडर आता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कोई पर्सन इस पॉलिसी, इस प्रोविजंस को क्या करता है, वायलेट करता है या कंट्रावेन करता है, तो उस पर्सन को मिनिमम और मैक्सिमम कितना पनिशमेंट मिलेगा, कितने मंथ से कितने ईयर तक का उसको जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास 1 मंथ टू 1 ईयर, ऑप्शन बी है 3 मंथ टू 1 ईयर, ऑप्शन सी है 6 मंथ टू 3 ईयर, या ऑप्शन डी है 6 मंथ टू 5 ईयर। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 मंथ टू 1 ईयर। सेक्शन 3 पेनल्टीज़ के पोर्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे सेक्शन 3 में ये मेंशन है कि 3 मंथ टू 1 ईयर तक का उस पर्सन को जेल हो सकता है अगर वो पर्सन क्या करे, किसी बच्चे को ऐसे ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय कर ले जो प्रोहिबिट किया हुआ है। इसके अंदर पुराने एक्ट की बात करें तो वहाँ पे 10,000, कम से कम 10,000 से लेके मैक्सिमम 20,000 तक का फाइन रखा गया है, और ये जो पैसे हैं ये बच्चे के वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is not mandated under the ट्रेड यूनियन एक्ट। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट मैंडेट नहीं है या नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है आपके पास कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑप्शन सी है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ ट्रेड यूनियन, या ऑप्शन डी बैंकरप्सी ऑफ ट्रेड यूनियन। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंकरप्सी ऑफ ट्रेड यूनियन। ये एक्ट कहीं से भी बैंकरप्सी ऑफ ट्रेड यूनियन की बात नहीं करता है। इस एक्ट के अंदर ये एक्ट 3 चीज़ ही मैंडेट करता है, वो है कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये एक्ट 3 ही चीज़ की बात करता है, बैंकरप्सी की बात नहीं करता है, ठीक है। तो ऊपर के जो 3 हैं इन्हीं चीज़ों को मैंडेट करता है ये एक्ट। इसके अलावा देखा जाए तो ट्रेड यूनियन असल में करता है क्या है, ये जो वर्कर है उसके लिए
कलेक्टिव बार्गेनिंग को स्ट्रेंथन करता है। ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग को ही तो स्ट्रेंथन करता है ना वर्कर के लिए। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ट्रेड यूनियन है उसके रजिस्ट्रेशन के बाद, जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बन जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, एक लीगल एंटिटी बन जाता है इन द आई ऑफ लॉ, गवर्नमेंट, कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom shall the case of initially referred by the inspector in the case of any question regarding age of child permitted to work in establishment। अगर कोई चाइल्ड है जो काम कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट में और उस चाइल्ड के अगर कोई केस है तो वो जो इंस्पेक्टर होगा वो जो केस किसको प्रीफर करेगा, किसको आगे भेजेगा। ऑप्शन ए है ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी है पुलिस कमिश्नर, ऑप्शन सी है चीफ इंस्पेक्टर, या ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, जो मेडिकल अथॉरिटी होता है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है, उसका ये काम होता है कि यंग पर्सन कौन है, कौन एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू एज और हेल्थ के हिसाब से कि वर्क फैक्ट्री में वो काम कर सके। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, मेडिकल अथॉरिटी या मेडिकल ऑफिसर का होता है। इसके अलावा जो चाइल्ड है वो कहीं कोई डेंजरस काम तो नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारा चीज़ देखने का काम किसका होता है, मेडिकल अथॉरिटी को ही होता है। ट्रिब्यूनल तो क्या करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करता है। पुलिस कमिश्नर का तो कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, 2017 का जो अमेंडमेंट था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डज नॉट प्रोवाइड मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ अडॉप्शन एंड सरोगेसी। क्या ये नया जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट में ये बात कहीं मेंशन है कि ये किसी भी तरीके से अगर किसी लेडी ने, मदर ने बच्चा अडॉप्ट किया हो या सरोगेट हुई है वो खुद, तो इन दोनों ही केस में मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी है प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट इन लीव ऑफ अडॉप्शन एंड सरोगेसी। ऑप्शन बी कह रहा है सरोगेसी में भी और अडॉप्शन में भी अमेंडमेंट जो है ये कहता है कि मैटरनिटी बेनिफिट उसको मिलेगा। ऑप्शन सी है, कह रहा है प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट ओनली इन द केस ऑफ सरोगेसी। अगर कोई लेडी सरोगेट हुई हो, मतलब उसने गर्भ धारण किया हो। ठीक है, सरोगेसी आपको पता होगा मेरे ख्याल से। सरोगेसी का मतलब होता है एक तरीके से किसी और के लिए अपना गर्भ धारण करना। ठीक है, आसान भाषा में अगर बात करें तो किसी, जैसे एक फिल्म थी शायद सलमान खान की, उसमें प्रीति जिंटा थी, उसमें प्रीति जिंटा को दिखाया गया कि वो कैसे सरोगेट हुई थी सलमान खान के लिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ सरोगेसी के केस में मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। या ऑप्शन डी है प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव ओनली इन केस ऑफ अडॉप्शन। अगर कोई मदर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करता है तो इसी केस में सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ अडॉप्शन एंड सरोगेसी। 2017 से पहले अडॉप्शन और सरोगेसी के लिए, या सरोगेसी के लिए तो कोई कुछ था ही नहीं, प्रोविजन कुछ था ही नहीं। ठीक है, 2017 के बाद इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसमें है क्या, देखो पहली बात तो ये कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है ये कहाँ लगेगा, ये हर इस्टेब्लिशमेंट में लगेगा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस एक्ट ने और क्या किया, इस एक्ट ने जो 12 वीक का लीव था उसे 26 वीक का लीव कर दिया। अब मैटरनिटी बेनिफिट 26 वीक का मिलता है। ठीक है, जिनके 2 बच्चे हैं और वो आगे की सोच रहे हैं तो तीसरे बच्चे पे भी अब क्या होगा, कम से कम 12 वीक का लीव बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब सरोगेसी और अडॉप्शन के केस में भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। तो ये थे आज के 5 हाई लेवल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अपना स्कोर ज़रूर से बताना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और इस तरह के MCQ सीरीज आपके सामने लेके आऊँ। तब तक के लिए आप रीअकैडमी पे जाके PDF ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।